आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 11th का पहला लेक्चर है हमारा। क्लास 11th केमिस्ट्री में ले रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डील करने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। लेकिन उस पर जाने से पहले आप मेरे को कुछ बता दीजिए जिसके बारे में आप लोग सभी को अभी तक तो पढ़ चुके हो। मैं पहले कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ पूछूंगा, उसको बताइएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग अभी तक जितना नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से हम लोग समराइज कर सकते हैं कि दुनिया में जो भी मटेरियल बनता है वो सब एटम से मिलकर बनता है। सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स, एलिमेंट्स, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर, सब कुछ। यानी जितने भी चीज़ें दुनिया में, आप, मैं, टेबल, चेयर, फैन, मोबाइल, मार्कर, बोर्ड, सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से ही बनी हुई है। मतलब सारी चीज़ें मैटर है और किससे बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। यानी कि ये सारी चीज़ें एटम से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सबका कंपोजिशन, सबका फॉर्म अलग अलग है। जैसे कि आपके हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप है वो सॉलिड है, आपके टेबल पर रखा वो पानी लिक्विड है, आप जो सांस ले रहे हो गैस है, जबकि सब एक ही एटम से मिलकर बनी हुई है। तो फिर ऐसा क्यों कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड और एक गैस है? ऐसा क्यों होता है कि कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल जब एटम कंबाइन होता है तो सॉलिड बन जाता है, कोई पर्टिकुलर एटम जब कंबाइन होता है तो लिक्विड बन जाता है, कोई कंबाइन होता है तो गैस बन जाता है? ऐसा क्या होता है जो कि सॉलिड लिक्विड गैस को अलग अलग कर देता है? वो सब चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में डील करेंगे। हम लोग उनका आंसर भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी तक जितना नॉलेज है, मैं अभी टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग को ये पता है कि भाई दुनिया में सारी चीज़ें मैटर होती है। लेकिन मैटर क्या होता है? ठीक है, दुनिया में सारी चीज़ें मैटर होती है, लेकिन मैटर क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। मैटर हर एक वो चीज़ है या वो कोई भी चीज़ है जिसके पास कुछ मास होगा और जिसको रखने के लिए कुछ जगह लगेगा, वो मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, उसको अपन मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैटर तीन टाइप में क्लासिफाइड है। पहला तो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा क्या है? तीसरा गैस है। तो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी मैटर तीन तरीके से, तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना ही नहीं है, इसके अलावा दो फॉर्म और होते हैं मैटर के जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जिनमें से 3 बहुत ही कॉमन है। इन 3 को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 8th 9th 10th 11th 8 9 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ेंगे और होपफुली 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बाकी जो 2 स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, इसके बारे में ना तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना अभी आगे पढ़ेंगे 12th तक। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कि इन बिटवीन होता है सॉलिड और लिक्विड के। यानी कि प्लाज्मा में मटेरियल जो होता है ना तो वो सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। जस्ट लाइक टूथपेस्ट आप जो ब्रश करते हो डेली, वो क्या होता है? वो सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड भी नहीं होता। वो कौन से स्टेट का होता है? वो प्लाज्मा स्टेट का होता है। जिस जेली कौन से स्टेट का होता है? वो भी प्लाज्मा स्टेट का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये स्टार्स में पाए जाते हैं। फिर तो आता है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बस इतना ही है कि ये एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जो डिटेल्स है वो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसका मैं अभी यहाँ पर इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ और डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। वैसे हमारे ये काम कभी नहीं है, बस अपन जान लिए उतना ही बहुत है। ठीक है, अपन बाकी 3 करते हैं डिस्कस करने के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो अपने को ये पता चलेगा कि दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई है मैटर से बनी हुई है। मैटर एक ऐसा चीज़ है जिसको रखने के लिए जगह और जिसके पास कुछ वजन होता है। ये 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये आप 11th से पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसका मैं एकदम इलेबोरेट करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हार्ड होता है, बोलोगे रूम टेम्परेचर पे। सही है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। इतना अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं 11th क्लास के लायक। ठीक है, हल्का सा सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड क्या होता है? आप जो बोले वो नो डाउट नहीं है कि भाई सॉलिड हार्ड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 11th ग्रेड तक लेकर आना चाह रहा हूँ, यानी 11th क्लास तक लेकर आना चाह रहा हूँ। इसका मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, हो सकता है ये भी आपको पहले से पता हो, लेकिन अभी मैं जो डिस्कस करूंगा वो 11th क्लास के लायक है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर
क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यानी देखो अभी मैंने आपको बताया फिर से, मेटल एटम से मिलकर बना है, सॉलिड लिक्विड गैस भी एटम से मिलकर बना होगा क्योंकि ये भी मैटर है। तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स जिसको मैं पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली। यानी कि अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँ कुछ सॉलिड का एग्जांपल है, तो ये इसका एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये सारे इसके पार्टिकल्स या इसके एटम्स बोल सकते हो आप। ये कितना क्लोजली पैक्ड है आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब रीजन क्या है ऐसे क्लोजली पैक्ड होने का? रीजन क्या होता है ऐसे क्लोजली पैक्ड होने का? रीजन है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीजन है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल्स कोई क्लोज बैठे हुए हैं या क्लोज चिपके हुए, तो रीजन क्या होगा? रीजन ऑब्वियसली उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो उनको खींचकर या जकड़ कर रखा हुआ है, वही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी की वजह से पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है एटम्स के बीच में स्पेस नहीं है, ये सॉलिड के एटम्स है उनके बीच में स्पेस नहीं है। रीजन क्या है? सेम रीजन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से, इसी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। रीजन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब रीजन क्या है कंप्रेस नहीं करने का? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है कि उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो आप दबाओगे तो एडजस्ट कहाँ होगा? सीधा सीधा बात है, आप दबा सकते हो क्या इसको? नहीं दबा सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता। रीजन है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी की वजह से वो सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो सॉलिड में, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्चुअल में सॉलिड का। इन तीनों के कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक सॉलिड की नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सारे सॉलिड की मिक्स करके पढ़ रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं लिक्विड और गैस से। जैसे मैंने यहाँ पर बोला सॉलिड में कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड देन लिक्विड एंड गैस, यानी कि यहाँ पर मैं जितने पॉइंट लिख रहा हूँ सब कंपैरिजन में लिखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जैसे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड देन लिक्विड एंड गैस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग लिक्विड एंड गैस, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स as compared to liquid and gas, solid are incompressible as compared to liquid and gas, solid have high melting point with respect to liquid and gas, या sorry as compared to liquid and gas। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स लिखे हो सारे कंपैरिजन में, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिक्विड का देखा जाए वैसे ही, तो लिक्विड की क्या होंगी? लिक्विड के वैसे तो आपको पता होंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो लिक्विड क्या आएंगे? पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड। यहां पर मैंने लिख दिया नॉट सो का मतलब उतने नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं। जैसे कि ये सॉलिड का एग्जांपल था, तो अगर मैं यहाँ पर लिक्विड का एग्जांपल आपको बनाकर देना चाहूँ तो ये आपको दिख रहे होंगे लिक्विड के एटम्स। यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि बीच में थोड़ा स्पेस है, लेकिन बीच में उतना स्पेस भी नहीं है कि एक एटम आ सके। ध्यान दो आप, लिक्विड के बीच में इतना स्पेस भी नहीं है कि एक एटम आ सके, ठीक है। लिक्विड के एटम एक आ सके, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक। अब ध्यान दें, यहाँ पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, रीजन क्या था? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के पार्टिकल्स में तो थोड़ा गैप है, तो रीजन क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, रीजन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा, या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग, या ऐसा लिख लेते हैं अपन, ज्यादा बेटर रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इंटरमीडिएट टू सॉलिड एंड गैस, ठीक है। यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो सॉलिड और गैस के बीच का होता है। ना सॉलिड जितना हार्ड होता है या ना सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ना ही गैस जितना वीक होता है, दोनों के बीच का होता है लिक्विड। इसका तो बीच में आता है, सॉलिड और गैस के बीच में आता है लिक्विड, ठीक है। और प्लाज्मा वैसे सॉलिड और लिक्विड के बीच में डालते हैं अपन,
क्योंकि प्लाज्मा में सॉलिड और लिक्विड के बीच की प्रॉपर्टी होती है। अपन यहाँ पे लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड को डिस्कस करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितना एक्सपेक्ट किया जाता है या जितने सॉलिड के होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है सॉलिड और गैस के। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का होता है, ठीक है। तो गैस सॉलिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है लिक्विड में। इतना तो समझ में आ गया होगा। नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड में, तो लिक्विड में स्पेस बिटवीन होता है कि नहीं होता? तो लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या लिखेंगे? स्लाइटली या क्या बोलना चाहिए? नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। या स्मॉल गैप, ये यहां लिख लेते स्मॉल गैप, स्मॉल गैप्स आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स, छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो लिक्विड कंप्रेसिबल होता है कि नहीं होता? तो स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल। अब ऐसा क्यों? क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ध्यान दो ना जी। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, इसका कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर है ना, तो जितने दूर है उतना तो कंप्रेस हो सकता है, और बहुत थोड़े दूर होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है नॉट शो करके, इसी का नॉट सो क्लोजली यानी कि उतने यहाँ पर पास नहीं होते, लेकिन पास होते हैं। तो जितने आप मान के चलो इतना सा गैप है तो इतना तो कंप्रेस होगा, तो इसी कारण मैंने लिख दिया स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़ा कंप्रेस होता है, ज्यादा नहीं होता। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लिक्विड का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट वो भी सेम इंटरमीडिएट आएगा, तो वो बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। गैस का ले लेते हैं। अब गैस का क्या होगा भैया? गैस का क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं क्या? गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स जो है वो काफी काफी ज्यादा दूर रहते हैं एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सॉलिड का डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर लिक्विड का डायग्राम बनाया है। अगर वैसे ही मैं गैस का डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर ध्यान देना, गैस का डायग्राम, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, देखो कितना दूर है, कितना ज्यादा दूर है एक्चुअली, तो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो गैस के पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन ले सकते हैं, गैस में क्या लेना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है। इसमें क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है इसका। थर्ड वन, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ पर स्मॉल गैप्स। गैस में क्या आएगा? गैप है कि नहीं है ये बताओ मेरे को भाई, बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। तो लार्ज गैप, लार्ज गैप्स आर प्रेजेंट, लार्ज गैप्स आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है, बहुत लार्ज लार्ज गैप्स होते हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट पॉइंट, सॉलिड का जैसे इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है, लिक्विड के स्लाइटली कंप्रेसिबल है क्योंकि पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है, गैसेस के पार्टिकल्स तो इतने दूर है, तो क्या होगा? इसका पॉइंट क्या आएगा? हाईली कंप्रेसिबल। इसका पॉइंट क्या आएगा? हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है, इस कारण इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, गैस को कंप्रेस करने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या बन जाता है? वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर को भी थोड़ा कम करना पड़ता है, वो चीजें मैं आगे बताऊंगा। बाकी एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, आपके घर में एलपीजी आता होगा, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड क्यों? क्योंकि वो गैसेस रहता है, जिसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है। यानी कि आपके घर में जो गैस चूल्हा आता है, गैस जो आता है ना, HP या इंडियन, ये सब का गैस जो आता है, वो गैस क्या होता है? वो गैस नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो गैस को कंप्रेस करने से क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाता है। और आप कभी भी भरे हुए सिलेंडर को छोड़ोगे तो आपको ठंडा ही लगेगा हमेशा, आप नोटिस करना, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस को जब कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो आपको ये समझ में आ गया कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके सारे प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं। एग्जांपल बस मत पूछना आप मेरे से, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग एग्जांपल नहीं पूछोगे, क्योंकि सॉलिड का एग्जांपल बताओगे फिर तो 11th में पढ़ने के लायक नहीं है भैया फिर, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो अपनी तरफ से कि अपना लेवल को थोड़ा अपग्रेड करो आप, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? सबको पता है, जितने मेटल्स है सारे के सारे सॉलिड होते हैं। नॉन लिक्विड में क्या आएंगे? जितने गैसेस आप डालते हैं, सॉरी, लिक्विड में क्या आएंगे? आप लिक्विड में अगर आपको एकदम टफ एग्जांपल लेकर तो ब्रोमीन ले सकते हो, मर्क्यूरी ले सकते हो, वो लिक्विड होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं, वाटर, केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल, जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें गैसेस में आती हैं, तो वो आ सकती है, हीलियम, ये सारी चीजें गैस के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल तो क्लियर हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सॉलिड, लिक्विड और गैस भी क्लियर हो गया होगा। पार्टिकल्स के डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने का ट्राई भी किया है, तो आपको मैटर तो समझ में आ गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है।
ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। अब मैटर कितने टाइप का होता है? वैसे मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया ना, तो मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो मैटर के दो पार्ट क्या क्या है? एक तो उसको डाल दिया गया भाई कि तुम प्योर एक और एक इम्प्योर, ठीक है। मैटर को दो चीजों में डाला गया, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर में आता है एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक। अब एलिमेंट क्या होता है? ध्यान दो, अभी मैंने आपको समझाया कि मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा तो वो एलिमेंट है। मल्टीपल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा लेकिन प्रॉपर्टी एक ही शो कर रहा है तो वो कंपाउंड है। इम्प्योर में क्या आता है? इम्प्योर में आ जाएगा आपका मिक्सचर, इम्प्योर में आएगा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में क्या आएगा? मिक्सचर में आएगा भाई कि जितने भी जैसे मान के चलो दो या तीन, दो से ज्यादा मैटर, सॉरी दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है अभी भी, ठीक है। तो उनको बोलते जाएगा तो मिक्सचर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कंपाउंड का एग्जांपल आप ले सकते हो वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है? H2O होता है। अभी यहां पर ध्यान दो, अभी यहां पर आप ध्यान दो, जैसे कंपाउंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर किन किन चीजों से मिलकर बना है? आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है कंपाउंड वाटर, सही है। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो हर जगह सेम रहेगी, वहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको कंबाइंड फॉर्म की प्रॉपर्टी मिलेगी। जबकि कंपाउंड में क्या होता है ना, जबकि जबकि मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में होता है कि भाई जो भी आप मिक्स करोगे एटम्स, उनकी प्रॉपर्टी आपको अलग अलग विजिबल होगी ही होगी, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सॉल्ट इन वाटर, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है ना, एक पानी और एक सॉल्ट से। सॉल्ट को जब पानी में मिक्स कर दोगे तो वो मिक्सचर बनता है, ना कि कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है भाई। नमक जब पानी में रहता है तो भी वो खट्टा ही रहता है, और आप नोटिस करना, ठीक है, आप अगर नोटिस करोगे कभी भी तो पानी पियोगे अगर आपको अच्छे से मिला नहीं है, ठीक है। वैसे आप इस एग्जांपल को ले रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको दूसरा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे आप ले रहे हो सॉल्ट की जगह सैंड ले लो, चलो मैं उस एग्जांपल को भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होगा जो आगे पढ़ने के बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सैंड इन वाटर, तो सैंड इन वाटर अगर आप डालते हो, पानी में रेत को डालते हो, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है भाई कि वो दो अलग अलग चीजें और दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। होता है कि नहीं होता? तो ऐसी चीजों को मिक्सचर बोला जाता है। क्लियर हुआ ये? तो आपको मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट ये समझ में आ गया। एलिमेंट फर्दर तीन टाइप के होते हैं, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। क्या क्या होता है? एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और एक दोनों के बीच का होता है मेटलॉइड। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है पता है आप लोगों को, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है पता है आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस, मेलिएबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल के पास होती है। नॉन मेटल के पास नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनोरस, इसके अलावा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे एलिमेंट को मेटलॉइड बोला जाता है। मेटलॉइड क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। तो ये चीजें मैं जो आपको दे रहा हूँ ये सारी इंट्रो है अभी तक, ठीक है। तो ये वैसे इस चैप्टर में इंक्लूडेड है कि जितना अपन पढ़ेंगे वो चैप्टर का ही कंटेंट है, इस चैप्टर का ही है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही कंटेंट है। लेकिन ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो आप, इसमें से कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको पहले से नहीं पढ़े हुआ हो गया। इवन तो आप यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर का भी डिफरेंस पढ़ चुके हो। अपन नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो आज के लिए